ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस हम जीआईटी पैथोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। बहुत ज़्यादा हमने ओरल कैविटी और एसोफेगस डिस्कस कर दी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। अभी जो है ना वो हमारा जीआईटी का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे पास है स्टोमिक, मतलब मैदा। आपने इसका एफएससी सेकंड ईयर बल्कि फर्स्ट ईयर के चैप्टर 12 होता था, ठीक है। उसके अंदर इसका बड़े अच्छे तरीके से आपने जो है ना वो सेल भी याद किए और इंट्री टेस्ट में बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चन आया करते थे, ठीक है। एक रफ सी मैं डायग्राम बना दूँ ना, ठीक है। आज असल में पाकिस्तान और उसका वो सेमीफाइनल भी है और मैं वो छोड़ के ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, ठीक है। एक रफ सी डायग्राम बनाते हैं, चलो ये सपोज करें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होता है जी ये सारे का सारा एसोफेगस है, ठीक है। बिल्कुल उसके नीचे आपके पास जो इतना हिस्सा था इसे हम क्या कहते थे, ये वाला जो मैं डार्कन कर रहा हूँ ये हमारे पास था फंडस ऑफ द स्टोमिक, ठीक है। ये सारे का सारा बॉडी था, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो इतना एरिया था ना, यहाँ पे इसको हम कह रहे थे कि ये हमारे पास था पाइलोरस था, ठीक है। ये हमारे पास पाइलोरस था। उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो ड्यूडिनम और स्मॉल इंटेस्टाइन सारी की सारी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब वो बॉडी को हम अगर फर्दर इसको मैं खोल के ज़रा माइक्रोस्कोपिकली देखूँ ना, तो हमारे पास सबसे अंदर क्या होती है लेयर, हमारे पास होती है म्यूकोज़ा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है सब म्यूकोज़ा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है मस्कुलरिस और फिर हमारे पास होता है सिरोज़ा, ठीक है। तो ये चार लेयर आपको पता होंगे, सबसे अंदर वाली म्यूकोज़ा, फिर सब म्यूकोज़ा, मस्कुलरिस और सिरोज़ा जो एंड वाली बाहर बाहर वाली लेयर होती है। ऐसी डायग्राम थी, ठीक। अब यहाँ पे मैंने आपको बताना है कि इसके अंदर जो है ना स्टोमिक के अंदर हमें पता है क्या चीज़ होती है, रोगाए होते हैं। बेसिकली रोगाए क्या होती हैं, यूँ कह लें कि गैस्ट्रिक रोगाए एक हमारे पास कॉइल्ड सेक्शन ऑफ द टिश्यू है, ठीक है। मतलब वो कॉइल्ड जो है ना वो हमारे पास टिश्यू का सेक्शन है जो कि बिटवीन द म्यूकोज़ा एंड सब म्यूकोज़ा के दरमियान यूँ करके कॉइलिंग सी आपको रुगाए वहाँ करके मिलते हैं, ठीक है। यूँ एक समझ लें। और इनका काम बेसिकली क्या होता है, प्रोवाइड करते हैं इलास्टिसिटी, जो स्टोमिक हो गया, ठीक है। जब हम ज़्यादा खुराक खा लेते हैं तो ये कॉइलिंग खुल जाती है और हमारे पास स्टोमिक को फटने की बजाय वो इलास्टिक कर देती है और वो उसको ज़्यादा एक्सपेंड करती है। इसके बारे में आपका कंसेप्ट मैंने बताना। उसके बाद हमने जो है ना वो कुछ पढ़े थे सेल स्टोमिक के अंदर, वो हमारे पास कौन कौन से थे। एक हमारे पास थी मशहूर ज़माना जी सेल, जिनका काम क्या था बेसिकली गैस्ट्रिन की सक्रीशन करवाना, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था पेराइटल सेल, ठीक है। पेराइटल सेल का काम बेसिकली क्या था, HCl की प्रोडक्शन करवाना। फिर हमारे पास था चीफ सेल, चीफ साहब को हमने पेप्सी पिलानी होती थी, मैंने यूँ याद किया होता, तो इसका काम है पेप्सिनोजिन जो है ना इसकी सक्रीशन करवानी होती थी। इतनी बात हमारे पास ये थी बेसिक, आपने बच्चों वाली। अब हमारी कहानी असल शुरू होती है कि हमने डिस्कस करना है यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज़। एक आपको पता होना चाहिए गैस्ट्रोपी क्या होती है और एक्यूट गैस्ट्राइटिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गैस्ट्रोपैथी एंड एक्यूट गैस्ट्राइटिस। बेसिकली गैस्ट्रोपैथी क्या होती है, इंजरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। वहाँ पे अब हीलिंग भी हो रही है लेकिन इन्फ्लामेशन नहीं है। मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि हमारे पास इफ़ेक्ट करती है स्टोमिक की लाइनिंग जो है ना हमारे पास उसको, ठीक है। कह लें कि म्यूकोज़ा को उसने इफ़ेक्ट करना है, इसके अंदर स्टोमिक की लाइनिंग जो इफ़ेक्ट हो जाएंगी लेकिन नो इन्फ्लामेशन। इन सिंपल वर्ड हमारे पास कोई भी इंजरी हुई है स्टोमिक को, इसको मैं क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, इंजरी हुई है, ठीक है। वहाँ पे अब हीलिंग भी हो रही है लेकिन वहाँ पे आपको कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं दिखेगी, ठीक है। कहीं से भी आपको मैदा जो है ना वो सूजा हुआ ना दिखे, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये गैस्ट्रोपैथी है, ठीक है। नंबर सेकंड पे एक्यूट गैस्ट्राइटिस के बारे में क्या है कि ये बेसिकली क्या है, हमारे पास इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। किसकी, स्टोमिक की वाल की। हमें आइटस है ना तो हमारे पास में लिखा यहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं थी, यहाँ पे हमारे पास इन्फ्लामेशन, आइटस सारा नाम में है तो हमारे पास स्टोमिक की इन्फ्लामेशन आ जाएगी, ठीक है। पता कैसे चलता है, जब आप उसको देखते हैं हिस्टोलॉजिकली तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो न्यूट्रोफिल्स जो है ना वो हमारे पास दिखते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल जहाँ भी अबंडेंस होगी इसका मतलब क्या है कि ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन की निशानी, एक्यूट के अंदर हमेशा न्यूट्रोफिल ही आते हैं ना, तो ये बात है, ठीक है। अब गैस्ट्रोपैथी और एक्यूट गैस्ट्राइटिस, इनकी स्टोमिक को इंजरी हुई क्यों है, ये हमारा कंसर्न है ना। तो काजेज हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस यार,
एंटीबायोटिक उसने बहुत ज़्यादा टपाटप खा ली है, ठीक है। जब एंटीबायोटिक हाथ से ज़्यादा खाएंगे तो वो क्या करेगा, म्यूकोजल लेयर को हमारे पास डैमेज कर देगा, ठीक है, डैमेज कर देगा हमारे पास म्यूकोजल लेयर को, ठीक है, जो कि हमारे पास लीड करेगा गैस्ट्राइटिस का, ठीक है। अब हमने ऐसे पेशेंट में क्योंकि हमने उसने एंटीबायोटिक इतनी ज़्यादा खा ली कि वहाँ पे एसिडिक सिक्रीशन इतनी ज़्यादा होगी, ठीक, कि उसने जो है ना वो गैस्ट्राइटिस काज करवा दिया ये वाला। अब हमारे पास क्या होगा, ऐसी ड्रग्स देनी है जो एसिड की सिक्रीशन को कम कर दें, ठीक है। तो हमने फार्माकोलॉजी में पढ़े थे एंटासिड्स, ठीक है, एंटासिड्स जो है ना हमने पढ़े थे, जो कि हमारे पास क्या कर रहे थे, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को हमारे पास कम करवाएंगे, तो इसकी वजह से जो डैमेज है म्यूकोजल लेयर का वो भी ठीक हो जाएगा और हमारे पास ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस की कंडीशन ठीक हो जाएगी, बड़ा ईजी है, ठीक है। इसके अलावा वो अगर वो अल्कोहलिक है तो वो भी हमारे पास जो है ना वो हमारे पास गैस्ट्राइटिस का काज करे, या फिर कोई बाइल का डिफेक्ट है, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। एग्जाम के दिनों में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, ठीक है, अमूमन वो डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, उनके मैदे ख़राब हुए होते हैं, वो यही है कि म्यूकोजल लाइनिंग उनकी जो है ना स्ट्रेस की वजह से डैमेज हो जाती है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैथोजेनेसिस क्या है, इसकी मैं थोड़ी सी बता दूँ एक्सप्लेन करके। ओके जी, मैं जगह बचाना चाह रहा हूँ असल में, ठीक है। पैथोजेनेसिस के अंदर वो कह रहा है हमारे पास हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लामेटरी नेसिड्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो यार खा रहा हो, ठीक है, क्या हो गया तुम्हें, ठीक है, नेसिड उसने बहुत ज़्यादा खाई हो। नंबर सेकंड पे वो कह रहा है वो उमूमन ये बूढ़े लोगों में जिनके अंदर वो कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो ओल्ड एज में, या फिर वो जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, या फिर वो एच पाइलोराई, ठीक है, इसकी जो है ना इन्फेक्शन की वजह, एच पाइलोरी बहुत ही सवेर एक कह रहे हैं कि मैदे का जो है ना वो एक प्रॉब्लम कर देता है, तो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हमारे पास होता है, या फिर हमारे पास कोई भी उसने ना तेज़ाब पी लिया या हार्श जो है ना हमारे पास केमिकल उसने खा पी लिया, तो उसकी वजह से हमारे पास होगा। इन सारी चीज़ों की वजह से होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे आ जाओ, कहता है कि जो स्टोमिक के अंदर कुछ होते हैं फोवियोलर सेल, ठीक है, फोवियोलर सेल होते हैं जो कि हमारे पास जो गैस्ट्रिक एपिथीलियम है ना इनके ऊपर होते हैं हमारे पास छोटे छोटे फोवियोलर सेल। इन फोवियोलर सेल का काम बड़ा यूनिक है, ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड है टू सेक्रीट म्यूसन, ठीक है, म्यूसन की सेक्रीशन जो कि वाल की इनर लाइनिंग को यूँ कहने की जेल लाइक एक बना देता है, ताकि कोई भी एसिड जो है ना यहाँ पे इस स्टोमिक वाल को खा ना जाए, वरना अगर म्यूकस लेयर ना होती खा लेगा, ठीक है। तो इसका काम बेसिकली क्या था, ये प्रोटेक्ट करती थी स्टोमिक को फ्राम एसिड से। अब जब फोव्यूलर सेल और ये पीएच को न्यूट्रल लगती है, ठीक है, फिर क्या था कि एसिड की पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास कुछ बाइकार्बोनेट्स आइन आते हैं, ठीक है, अमोनियम आइन आते हैं, ठीक है, वो बेसिक पीएच हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं कुछ ना कुछ एसिडिक इस यहाँ पे स्टोमिक की, वरना मैदा ही हमारा उड़ जाए, ठीक है। स्टोमिक जो है ना वो हमारे पास वो कह रहा है कि रिच है इन दी ब्लड सप्लाई, यही ब्लड सप्लाई जो है ना जब बहुत ज़्यादा चलेगी, रिच ब्लड सप्लाई इसी वजह से मैदा प्रोटेक्ट रहता है, वो जितना भी हमारे पास हाइड्रोजन आयन है ना वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। अगर कोई प्रोटॉन पंप आने की कोशिश करता है तो म्यूकोजल जो है ना वो लेयर जज़ब कर लेती है उसे और वो डैमेज से बचा देती है, ठीक है। मतलब यहाँ से कोई भी प्रोटॉन पंप आएगा ना तो म्यूकोजल लाइनिंग का यही काम है कि इसको जज़ब कर लेगी, इसकी खाने पीने से स्टोमिक को बचा लेगी। अब वो कह रहा है कि हमारे पास पैथोजेनेसिस जो नेसिड्स मैं कह रहा हूँ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी है ना, इनकी क्या पैथोजेनेसिस है, किस तरह ये हमारे पास करेंगे। ओके जी, अभी मैंने इसको यहाँ सजेस्ट किया, तो कह रहा है कि वो हमारे पास नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो है ना ये बेसिकली क्या थे, ये हमारे पास क्या करते हैं, जिस तरह हमारे पास प्रोस्टॉन होगी, आपने ड्रग एक प्रोस्टॉन सुनी होगी, या फिर आपने ब्रूफन सुनी होगी, लोग ब्रूफन जो बहुत ज़्यादा खाते हैं ना उनके अंदर ये मसले होते हैं, ब्रूफन की गोली, ठीक है। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये वेजोडाइलेटर हैं, ठीक है, मतलब वहाँ पे वेसल्स की डायलिटेशन करवा देनी होती है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना इसकी सिंथेसिस को इनहेबिट करते हैं। देखो इन सिंपल वर्ड, उसने ब्रूफन या प्रोस्टान खाई है ना तो उसके अंदर जो मैदे में क्यों ये डिफेंस सिस्टम उसका ख़त्म हुआ है, हमारे जो वेजो डायलेट होती हैं, ठीक है, हमारे जो वेजो डायलिटेशन किसने करवानी होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन ने, ठीक है। कंसेप्ट को दोबारा समझो यार, ठीक है, जो वेजो डायलेटर होते हैं ना प्रोस्टाग्लैंडिन,
इसका काम होता है कि यहाँ पे जो वेसल की डाइजेस्टेशन करवाना, ताकि वो प्रोटॉन पंप को इब्ज़ार कर ले। ये जो नेसिड्स है ना, ये इस प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को ख़त्म कर देते हैं। असल इनका काम ये है, ठीक है। देखो हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि नेसिड्स जो है ना वो हमारे पास इनहिबिशन करवाते हैं किसकी, साइक्लो ऑक्सीजनेज कॉक्स 1 और कॉक्स 2 की, ठीक है। अब इस पाथवे की जब इनहिबिट होगी तो हमारे पास क्या होगी, प्रोस्टा जो है ना वो ग्लैंडिन जो सिंथेसिस थी वो हमारे पास इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। आपने पढ़ा था PGI2 PGE2, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन की आगे फर्दर टाइप थी। तो ये जब नहीं बनेगी तो हमारे पास यहाँ मेदे में वेज़ोडाइलेटेशन नहीं होगी। तो इसका नेसिड का काम ही वेज़ोडाइलेटेशन को रोकता है, ठीक है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस ना हुई तो हमारे पास जो 3 डिफेंस मैकेनिज्म है ना, ठीक है, वो हमारे पास रुक जाएगा। कौन कौन सा? एक तो म्यूकोजल की सेक्रीशन जो है ना वो रुक जाएगी, जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं तो म्यूकोजा की सेक्रीशन नहीं आएगी। नंबर सेकंड पे हमारे पास जो अमोनियम था ना NH4 पॉजिटिव आयन, वो उसकी सेक्रीशन रुक जाएगी। नंबर थर्ड पे जो ब्लड सप्लाई है, क्योंकि वेज़ोडाइलेटेशन नहीं हो रही, इन्होंने वेज़ोडाइलेटेशन को रोक दिया, ठीक है। तो वेज़ोडाइलेटेशन ना होने की वजह से हमारे पास ब्लड सप्लाई वहाँ प्रॉपर नहीं जाएगी और वो हमारे पास लीड टू गैस्ट्राइटिस। तो ये गैस्ट्राइटिस के साथ इस तरह प्रेजेंट करता है। जो बहुत ज़्यादा ब्रूफन वगैरह खाते हैं उनको गैस्ट्राइटिस हो जाता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन अमूमन बुखार में ज़्यादा होता है। बुखार के लिए हम ना क्या करते हैं, ब्रूफन वगैरह लेते हैं, ठीक है। मतलब जब बंदे को बुखार होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है वेज़ोडाइलेटर को तो, लेकिन हम क्या करते हैं, ऊपर से हमने ब्रूफन खा ली, तो ब्रूफन ने क्या करना, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोक देना है। तो उसका बुखार तो ठीक हो जाएगा लेकिन मैदे का मसला हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपने ब्रूफन बड़ी लिमिटेड टाइम के लिए देनी होती है। ये ना हो कि प्रोस्टाग्लैंडिन पक्का पक्का उसका बंद करवा दें तो वो बुखार तो ठीक करवा ले लेकिन वो मैदे के मसले के साथ आ जाए और वो एसिडिटी डोज आपने बचानी होती है वहाँ से, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि हाई डोज जो है ना वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा को जो है ना वो उसने जाकर टपाटप डैमेज कर देना और हमारे पास सारा काम ख़त्म, ठीक। ओल्ड एज में बेसिकली क्या होता है, ओल्ड एज में वो कहता है डॉक्टर साहब मैं तो कोई गोली नहीं खाती, मैं कोई ब्रूफिन नहीं खाती। तो फिर क्या है, ओल्ड एज में आपने बताया ना कि आपकी डीजनरेशन प्रोसेस ज़्यादा है बजाय रीजनरेशन का। जो डीजनरेशन बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से म्यूकोजल सेक्रीशन जो है ना वो हमारे पास वो खुद कम हो जाती है। हाई एल्टीट्यूड के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब बंदा पहाड़ी इलाकों में जाता है ना, वहाँ पे क्या होता है, आर्ट्रियोल्स की कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, बजाय डायलिटेट होने के कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि बंदे को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए उसके वाइटल आर्गन को। तो हमारे पास आर्टरीज़ की कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है। तो जो स्टोमिक को जो हाई ब्लड सप्लाई चाह रही थी वो कम ब्लड जाएगी, तो लो ब्लड सप्लाई टू द स्टोमिक, जिसकी वजह से हमारे पास वो कहता है मैं तो पहाड़ी इलाकों में गया था लेकिन मुझे गैस्ट्राइटिस हो गया। तो गैस्ट्राइटिस की बड़ी वजह यही है। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास जो H. पाइलोराई बैक्टीरिया है ना, ये बड़ा जो है ना, आपने डॉक्टर अफान कैसर की शायद फेसबुक के वीडियो, वो H. पाइलोराई बड़ा कह रहा होता है कि बहुत ख़तरनाक है। ये वाकई ख़तरनाक है। ये क्या करता है, हमारे पास जो अमोनियम आयन है जिसने एसिडिटी को कम करना था, ठीक है, उसकी ये H. पाइलोराई सेक्रीशन कम करवा देता है, डिस्ट्रॉय करता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा की सेक्रीशन को। और हमारे पास या फिर आपने कहना कि कोई उसने हार्श केमिकल जो है ना वो खा लिया है, केमिकल एसिड या अल्कली पी लिया। अल्कली मोर डेंजरस होती है दैन एसिड के, ये अब बात आपने याद रखनी है। तो दोनों ही जो है ना वो ख़राब होती हैं, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास पेशेंट आ गया तो वो हो सकता है माइल्ड के साथ हो या वो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेक्रीशन के साथ हो। तो किस तरह आप प्रेजेंट करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ इधर। ओके, मॉर्फोलॉजी में कह रहा है कि हमारे पास है, मॉर्फोलॉजी में वो कह रहा है अगर तो माइल्ड गैस्ट्राइटिस है ना, ठीक है, माइल्ड गैस्ट्राइटिस, तो वो कह रहा है कि वहाँ पे वो एरिया जो है ना वो इन्फ्लेम्ड होगा, हाइपरीमिक होगा और एडिमेटस म्यूकोजा वहाँ पे सीन होगा। एडिमेटस म्यूकोजा जो है ना वो हमारे पास वहाँ पे दिखाएगा, बट नॉट टू मच न्यूट्रोफिल होंगे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होंगे। माइल्ड है ना गैस्ट्राइटिस, लेकिन अगर तो बहुत सवेयर गैस्ट्राइटिस है ना तो वहाँ पे आपको हिस्टोलॉजी में देखें तो आपको बहुत ज़्यादा टपाटप न्यूट्रोफिल वहाँ पे नज़र आ रहेंगे। और हमारे पास वो इवन मोनोसाइट का लेवल भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। तो ये इसकी बड़ी निशानी है माइल्ड और मॉडरेट के फ़र्क के बारे में। फिर हमने कहा कि गैस्ट्रोपैथी की हमने दूसरी बात की थी। गैस्ट्रोपैथी के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हीलिंग ऑफ एट फ्यू लेवल, ठीक है। जो हमारे पास इंजर्ड सेल है ना उनकी जो है ना वो हमारे पास हीलिंग हो रही है लेकिन वो चंद लेवल के ऊपर हो रही है, ठीक है। और वो एक्टिव इन्फ्लेमेशन के साथ जो है ना वो हमारे पास कोई इस तरह इन्फ्लामेशन आपको नहीं दिखती थी। लेकिन हमने पहले बात की ना गैस्ट्रोपैथी की कि वहाँ पे हमारे पास इन्फ्लामेशन नहीं होती, सिर्फ इंजरी और हीलिंग होती है। तो एक्टिव इन्फ्लामेशन वहाँ पे नहीं होगी, सिर्फ आपके पास हीलिंग होगी, बस हल्का हल्का था। ये इतना सी काम आपने करना है। अच्छा,
अब वो कह रहा है कि हमारे पास नेक्स्ट है स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोजल। मैंने कहा जो लोग बहुत पेपरों की स्ट्रेस लेती हैं ना, एग्जाम आई थिंक प्रॉप सीजन आने वाले हैं सारे के, तो स्पेशली गर्ल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करती हैं। बॉयज़ भी होते हैं लेकिन वो जो थीटे होते हैं मोस्टली वही प्रेजेंट करते हैं। गर्ल्स के अंदर बहुत देखा गया कि उनका एक तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ बहुत देखी गई हैं। वजह क्या है, उनका जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो उनका जो है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जो है ना वो सिक्रीशन के अंदर जो है ना वो घपला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो उसका मेंस्ट्रुअल लॉस भी बहुत ज़्यादा। इसके साथ वो कह रहे हैं मैदे के प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोजल डिजीज़ के अंदर किसी के क्या होता है, थिंग्स एक्ट ऑन एज एक्सटर्नल एजेंट ऑन दी बॉडी, ठीक है। मतलब ये जो स्ट्रेस है ना ये एज आ एक्सटर्नल एजेंट जो है ना वो उसके ऊपर एक्ट करती है। स्ट्रेस अगर वो क्रोनिक होती है ना, ठीक है, क्रोनिक इलनेस की तरफ ले जाती है, और वो इवन वो मेंटल स्ट्रेस हो सकती है, ठीक है, दिमागी तौर पे बहुत स्ट्रेस लिया है उसने, या फिर वो कोई ट्रोमा जो है ना, मतलब उसने वो पेट के जो है ना वो बहुत ज़्यादा वज़न उठाता है, या कोई उसने मुक्के मारे हैं किसी ने पेट पे तो ट्रोमा, या फिर वो कह रहा है कि हमारे पास कोई भी उसने सर्जरी करवाई है या इंटेंसिव बॉडी स्ट्रेस हुई है, तो वहाँ उसकी वजह से हमारे पास ये स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोज़ा डैमेज हो जाएगा। इन तीनों कामों ने हमारे पास म्यूकोज़ा को बस डैमेज करवा देना है, जिसकी वजह से जो है ना वो क्रिटिकली इल पेशेंट मोस्टली जो आईसीयू के अंदर होते हैं, उनके अंदर देखा गया कि जो आईसीयू में पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर होते हैं, कहते पता नहीं अब मर जाना कल मर, और उनको मैदे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, इसलिए उनके साथ साथ जो है ना वो मैदा भी ठीक रखना होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमारे पास 3 तरह के जो है ना वो स्टोमिक के अंदर अल्सर्स होंगे। वो कौन कौन से 3 तरह के होंगे वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। वो कह रहा है एक हमारे पास होगा अल्सर की टाइप, अगर उसने ट्रीट ना किया तो वो मैदे के अंदर जो है ना अल्सर बन जाएंगे। एक हमारे पास होता है सिंपल अल्सर, ठीक है। नंबर सेकंड पे वो कह रहा है हमारे पास कर्लिंग अल्सर्स होते हैं, और नंबर थर्ड पे वो कह रहा है हमारे पास कुशिंग्स अल्सर्स होते हैं, ठीक है। सिंपल अल्सर में बेसिकली क्या होता है, स्टोमिक के अंदर जो है ना वो आपको कोई ट्रॉमा लगा है, मेंटल या फिजिकल ट्रॉमा, ठीक है, मेंटल या कोई फिजिकल ट्रॉमा की वजह से बार बार ट्रॉमा लग रहा है, बार बार मुक्के लग रहे हैं, तो इसकी वजह से उसको जो है ना वो हमारे पास सिंपल अल्सर हो जाता है। कर्लिंग अल्सर में बेसिकली क्या है, जो हमारी जो है ना वो ड्यूडिनम है ना, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेस जो उसकी वाल है ना वो हमारे पास साथ कर्ल्ड होना शुरू हो जाती है। मोस्टली ये कर्लिंग अल्सर जो बर्न के पेशेंट होते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर वो कहता है कि एक्यूट गैस्ट्रिक रीजन हो जाती है, और सीवियर बर्न के कंडीशन में व्हेन रिड्यूस प्लाज्मा वॉल्यूम लीड टू इस्कीमिया। जब बर्न होता है तो हमारे पास बॉडी का जो है ना वो पानी शानी उड़ जाता है, ठीक है, तो प्लाज्मा लेवल जब हमारे पास रिड्यूस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो उस एरिया की इस्कीमिया होता है, हाइपोपरफ्यूजन होती है, मतलब वहाँ पे ब्लड शेड कम जा रहा है, तो वहाँ पे नेक्रोसिस एट दी एंड वो हमारे पास कर्लिंग अल्सर की तरफ ले जाता है। वो इवन स्टोमिक के अंदर भी होता है, ड्यूडिनम भी इन्वॉल्व होती है। साथ में वो कहता है हमारे पास कुशिंग अल्सर्स होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, गैस्ट्रोड्यूडिनल अल्सर है, मतलब गैस्ट्रिक और ड्यूडिनम का जो है ना वो हमारे पास अल्सर है, ये भी इंट्राक्रेनियल ट्यूमर की वजह से, ठीक है। इसके अंदर एक बड़ी वजह है ये बर्न भी आ जाता है, लेकिन इसके अंदर मोस्टली जो है ना वेगस नर्व जो है ना स्टिमुलेट होती है, जो कि एसिड की सिक्रीशन को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करती है, तो हमारे पास वो इंट्राक्रेनियल ट्यूमर हो जाता है। वहाँ से हमारे पास जो वेगस नर्व है ना, ठीक है, उसकी स्टिमुलेशन की वजह से हमारे पास वो कह रहा है कि एसिड सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस इसकी बस कुशिंग है जहाँ पे लफज आज आपने कहना इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस जो है ना इसकी बड़ी वजह है वहाँ पे, बस इसकी वजह से एसिडिटी मैदे में ज़्यादा, और उसने हमारे पास अल्सर करवा देना है, ठीक है। अब ये सारे जो है तीनों काजेज हमारे पास क्या करवा रहते हैं, हाइपोपरफ्यूजन इन दी बॉडी, काज हाइपोपरफ्यूजन करवा देते हैं इन बॉडी, ठीक है। मोर प्रेशर ऑन हार्ट प्लस लंग्स इन स्ट्रेस में, ठीक है, तो जब इनके पास हार्ट और लंग्स को जो है ना वो स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो वो ऑक्सीजन सारी जो है ना वो खा जाते हैं, ब्रेन इवन, ठीक है। स्टोमिक के पास बहुत कम ऑक्सीजन पहुंचती है, इस्कीमिया होता है, इस्कीमिया के बाद जो है ना ड्यू टू स्ट्रेस जो है ना वो एंडोथीलियन रिलीज होता है। मैदा क्योंकि स्ट्रेस के अंदर है तो उसके अंदर से हमारे पास एंडोथीलियन जो है ना वो हमारे पास रिलीज होता है, जो कि फर्दर वेजो कंस्ट्रिक्शन, पहले ही वेजो कंस्ट्रिक्शन है, वो स्ट्रेस के अंदर और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, जो कि फर्दर इस्कीमिया करवा देगा, और हमारे पास कॉक्स-2 की इनहिबिशन भी हो जाएगी, जो प्रोस्टाग्लैंडिन भी नहीं रिलीज़ हो रहा होता। तो मतलब ये सोने पे सुहागा, एक स्ट्रेस हुई, ऊपर से हमारे पास एंडोथीलियन रिलीज हुई, उसने मजीद वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देनी है, ठीक है। अल्सर के मिड में वो कह रहा है कि हमारे पास ब्राउन कलर की आरबीसीज मिलते हैं, कलर चेंज होता है, लेकिन वो हमारे पास स्कारिंग नहीं है, हमारे पास होती है, नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, ब्लड इन स्टूल इवन वो प्रेजेंट करता है पेशेंट कि मेरे स्टूल में जो है ब्लड होता है। ये था हमारे पास एक्यूट गैस्ट्राइटिस के बारे में। अब हमारे पास आता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का केस।
ओके, जो हमारे पास होता है ना क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का, अमूमन वो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। आपने डॉक्टर अफान कैसर की वीडियो देखी होगी, उसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास एच पाइलोराई बहुत लंबे अरसे से आ रहा होता है। तो मतलब जो एच पाइलोराई एसोसिएटेड गैस्ट्राइटिस है ना, ठीक है, मैं आपको एक एच पाइलोराई दिखा ही दूँ ताकि आपको पता चल जाए। उसने बकायदा आपने ना उसके वहाँ तस्वीर लगाई होती है एच पाइलोराई। ये बेसिकली एक हमारे पास बैक्टीरिया ही होता है, आपने माइक्रो बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। इस तरह का उसने वो ना पिक्चर वाकई ये सब्ज़ कलर वाली आपको दिख रही होगी, इस तरह का जो बैक्टीरिया है ना, ये हमारे पास ये देखा है उसने मैदे के साथ लगाया हुआ है। तो इसके वजह से हमारे पास जो गैस्ट्राइटिस होता है वो हमारे पास क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के केस में आता है, ठीक है। जब वो गैस्ट्राइटिस की वो एट दी एंड वो लीड कर जाता है हमारे पास अल्सरेशन की वजह से। बेसिकली ये शक्ल इसकी हमने देख ली, ये हमारे पास होता है स्पाइरल शेप, और ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव हमारे पास बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जी सेल से गेस्टिन रिलीज होना है, चीफ सेल से पेप्सिडोजिन, फोब्यूलर सेल से म्यूसिन, और हमारे पास पेराइटल सेल से एसिड सेक्रीट होना है। अब ये तो आपको पता ही होगा ना। और हमने कहा कि हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास होता है, ये कार्डिक रीजन होता है, फंडस, बॉडी और एंट्रम, ये सारा स्टोमिक का पार्ट होता है। एसिड सेक्रीटिंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा एसिड जो है ना ये एंट्रम वाला एरिया है, ठीक है। ये एंट्रम है, ये बॉडी है, ये हमारे पास क्या होता है फंडस, ठीक है। और ये हमारे पास कार्डिक जो है ना वो यहाँ पे वो होते हैं स्फिंक्टर्स यहाँ। तो एंट्रम के अंदर से सबसे ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास वो एसिड जो है ना वो हमारे पास रिलीज होता है, ठीक है। ये एक आपने बात है। जबकि हमारे पास जो पाइलोरस होता है, जहाँ से ये ड्यूडिनम की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पाइलोरस वाले एरिया से सबसे ज़्यादा क्या चीज़ सेक्रीट होती है, पेप्सिन सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे पास सेक्रीट होती है, ठीक। अब हमारे पास क्या है, एच पाइलोराई जो है ना, ये बैक्टीरिया, मैं इसको रेड से बना देता हूँ, बल्कि हम इसको बनाते ही ग्रीन से हैं। मेरा ग्रीन पॉइंटर किधर गया है यार, ये ठीक है। ये कर लो कि एच पाइलोराई इसने यहाँ पे आके जो है ना वो अपना एक्शन करना है। तो जब यहाँ पे एक्शन करेगा तो एंट्रम के सेल को ये स्टिमुलेट करेगा एंट्रम के सेल्स को। अब आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए एग्जाम में। एंट्रम के सेल जब स्टिमुलेट होंगे तो वो क्या करेंगे, मोर एसिड की प्रोडक्शन करवा देंगे। तो एसिड टपाटप जो है ना वो यहाँ से सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, और वो गैस्ट्रन जो है ना वो हद से ज़्यादा साथ में रिलीज़ होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास लीड कर देगा हाइपर गैस्ट्रीमिया के साथ, क्योंकि गैस्ट्रन भी साथ में ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। जिसने जी सेल से हमारे पास गैस्ट्रन रिलीज़ हो रहा था, वो जी सेल भी साथ स्टिमुलेट हो जाएंगे, तो हाइपर गैस्ट्रीनीमिया के साथ वो पेशेंट प्रेजेंट करेगा, जो कि हमारे पास ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस के साथ आ जाएगा। मतलब खुद ब खुद जो है ना उसकी इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव हो गया, उसने गैस्ट्राइटिस करवा दिया। ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस का हमारे पास ये केस है। बॉडी और फंडस में ना कम एसिड होता है, लेकिन वहाँ पे ये बॉडी और हमारे पास जो फंडस है यहाँ पे एसिड प्रोड्यूस होता है लेकिन कम। सबसे ज़्यादा एच पाइलोराइन है ये हमारे पास एंट्रम वाले रीजन में। वो कहते हैं आ मेरे पास आ, तो वो वहीं पे यूँ याद कर लो कि या एंट्रम वाले रीजन के अंदर ऊपर इसने इफेक्ट करना होता है, ठीक है। तो जहाँ पे कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट, एसिड का इफेक्ट इन सेल के ऊपर होता है। यहाँ पे हमारे पास गैस्ट्रिन सेल होते हैं, तो वो स्टिमुलेट हो जाते हैं ज़्यादा एसिड की वजह से। जब यहाँ से तेज़ तजाब एसिड इन गैस्ट्रिक सेल पर रहेगा तो वो हमारे पास हाइपर गैस्ट्रीमिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, और वो इसको हम कहते हैं कि ये जी सेल की इरिटेशन ज़्यादा होगी, तो ये हमारे पास ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस के साथ है, ठीक है। और ये मोस्टली किन पेशेंट में होता है, मैंने कहा था पहले भी बात कहता हूँ, अभी कहता हूँ कि अपनी स्किल को इम्प्रूव करो, अपने आप को अमीर बनाओ। ये पुअर लोगों के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा, गरीबी भी एक बीमारी है। वो लोग, अब वो गरीब होगा तो वो अच्छे रेस्टोरेंट से खाना तो नहीं खा सकेगा, वो ढाबे शाबे से खाएगा, तो वहाँ से पुअर फूड जो अनहाइजेनिक फूड है, या फिर मोस्टली ये सॉइल के अंदर जो है ना वो जो बच्चे मिट्टी शिट्टी ज़्यादा खाते हैं गरीबों के, ठीक है, वो यूँ ही पड़े पड़े वो खाना शुरू उनके अंदर होता है, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। एच पाइलोराई वो कह रहा है कि हमारे पास इसके पास होते हैं, हमने देखा यूं करके यूं, इसके पास फ्लैजेला भी होते हैं, ठीक है, आराम से हरकत कर लेगा। इसका काम क्या बेसिकली, इसने यूरेज की जो है ना वो हमारे पास यूरेज एक इंजाइम होता है जिसने यूरिया की प्रोडक्शन करनी होती है, ठीक है। मिट्टी के अंदर एक यूरेज इंजाइम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यूरेज के ऊपर जाके एक्ट करता है, और उसके अंदर से जो हमारे पास इन सिंपल वर्ड एच पाइलोराई ने जाके ना इस यूरेज एंजाइम के साथ दोस्ती कर ले रही है। अब ये यूरेज एंजाइम क्या करेगा, ये जो है ना मैदे के अंदर जितना भी था ना NH4 अमोनियम आयन, उसको वो यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देगा। कौन, ये यूरेज एंजाइम। अब ये जो यूरिया बन गया ये हमारे मैदे के किसी काम का नहीं है। एच पाइलोराई क्या कहेगा, अपने इर्द गिर्द यूरिया की एक चादर बिछा लेगा, ठीक है, जो कि इसको मज़ीद प्रोटेक्ट करेगी स्टोमिक एसिड से।
देखो इसने किस तरह बगैरती की है। इसके पास फ्लैजेला थे, आराम से घूम के गया यूरेज के घर। यूरेज को कहा यार मेरे साथ दोस्ती कर लो, तुम जो इसके मैदे के पास जो है ना अमोनियम आयन है इसको यूरिया में कन्वर्ट कर दो। उसने कहा ठीक है मैं आपके साथ दोस्ती कर लेता हूँ। जब उसने यूरिया में कन्वर्ट किया तो इसने सारा यूरिया अपने गिर्द लपेट लिया यूँ करके। अब स्टोमिक जितना मर्जी एसिड सक्रिएट करे ये यूरिया को लेयर को किल नहीं कर सकती। तो यूरिया की लेयर प्रिवेंट करती है एच पाइलोराई की किलिंग। इसी वजह से इसका जो है ना इलाज मुश्किल हो गया। साथ में ये एक यूरिया जो है ना एडहीजन के लिए बहुत ज़्यादा एबिलिटी रखती है और ये टॉक्सिन भी हमारे पास रिलीज़ करती है। अबंडेंट अमाउंट जो है ना इसके पास साथ हमारे पास मैक्रोफेज प्लाज्मा सेल और लिम्फोसाइट जो है ना हमारे पास वो ये बेसिकली जो है ना बैक्टीरिया कहाँ पे सेटल डाउन होता है, जो हमारे पास गैस्ट्रिक पिट्स होती है ना अंदर जाके, ठीक है, वहाँ पे जो है ना वो हमारे पास गैस्ट्रिक रुगाई और पिट सामने पड़ा होगा। तो गैस्ट्रिक पिट के अंदर जाके ये अपनी जो है ना रिहाइश पजीर हो जाता है, आराम से अपने अंदर यूरिया की जो है ना वो लेयर लगाई और आराम से बैठ गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लामेशन के साथ हीलिंग अलॉन्ग विद इन्फ्लामेशन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है। हीलिंग भी हो रही होगी लेकिन साथ में हमारे पास इन्फ्लामेशन भी साथ साथ चल रही होगी। रुगाए जो है ना जब ये ज़्यादा देर तक भाई अपना असर करेगा तो रुगाए हमारे पास क्या होंगे, थिकेंड होंगे, ठीक है। और साथ में हमारे पास वो म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फाइड मोड्स वहाँ पे जिसे हम माल्ट कहते हैं ना, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फाइड जो है ना टिश्यूज़ वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। मेटाप्लेजिया कर देगा जो कि इंटेस्टाइनल गोबलेट सेल है। एच पाइलोराइड जो है ना वो हमारे पास कहता है कि फोवियोलर सेल जो हमारे पास जिसने मैदे के अंदर म्यूकोजा रिलीज़ करना था, फोवियोलर सेल उनके साथ जो है ना वो उनके साथ भी ना दोस्ती कर लेता है, ठीक है। फोवियोलर सेल क्या करते हैं, जब ज़्यादा म्यूकस से क्रिएट करेंगे ना तो वहाँ से जो अमोनियम आयन निकलेगा ये यूरेज को भेजेगा, जाओ यार अमोनियम को थोड़ा सा और तो यूरिया में कन्वर्ट कर लो। तो ये फोवियोलर सेल के साथ भी मिल के अमोनिया को फिर यूरेज की मदद से यूरिया में कन्वर्ट करके अपनी प्रोटेक्शन को और बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा। इस तरह इसका जो है ना ट्रीटमेंट मुश्किल हो गया है। क्लिनिकल फीचर क्या है, इसके लिए हमने कुछ ना यूरिया ब्रेथ टेस्ट करने होते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव मटीरियल उसको खिला कर उसके सांस में हमने चेक करना था, ठीक है। यूरिया ब्रेथ टेस्ट नाम में ही काम है कि उसके ब्रेथ के अंदर जो है ना वो यूरिया अगर ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कि एच वाई का इन्फेक्शन है। तो नंबर 1 पे यूरिया ब्रेथ टेस्ट आपने करना है। नंबर 2 पे आपने ब्लड टेस्ट कर लेनी है, एंडोस्कोपी करेंगे, बायोप्सी कर लेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स वगैरह के साथ, और साथ में आपने एंटीबायोटिक्स इसको देनी होती है। तो फिर स्टूल के अंदर भी इवन हम एंटीजीन्स को जो है ना वो चेकिंग करते हैं तो आपके पास आ जाता है। ये था हमारे पास सारे का सारा क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। होपफुली कि मैं अपनी बात को आप तक समझा पाया हूँ। अब हमारे पास है ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस के बारे में कहानी। तो वो भी मेरे ख्याल में इसी साथ ही करने लगे, हाथ अब लगे जो हुए हैं, फिर मुझसे नहीं बनी वीडियो ये। अच्छा, ऑटो इम्यून हमारे पास गैस्ट्राइटिस के बारे में अभी कहानी है। हमें पता है स्टोमिक का ये हमारे पास कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम, और हमारे पास एंड पे जहाँ पे वो मिलता है तो वो हमारे पास वो सारा पाइलोरस है। तो हमारे पास एंट्रम के ऊपर जाके एच पाइलोराई ने हमें अटैक किया था। अब देखो ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस में बेसिकली क्या होता है, जो कार्डिक रीजन है ना वहाँ पे हमारे पास कहते हैं फोव्यूलर सेल जो है ना मैक्सिमम होते हैं। जहाँ पे ये शुरू हो रहा है ना यहाँ पे इसको हम कार्डिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं फेव्यूलर सेल जो है ना जो कि हमारे पास म्यूसिन सेक्रेटिंग सेल है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस लेयर पे होते हैं। म्यूसिन सेक्रेटिंग सेल यहाँ से फिर लेयर निकलती है तो वो सारा वो गिर्द म्यूकस सेक्रेट कर लेती है। फंडस और बॉडी के ऊपर जो है ना ये हमारे पास फंडस है, ये फंडस है और ये हमारे बॉडी है, ठीक है। इनके ऊपर हमारे पास वो कह रहा है कि मोर अबंडेंट कौन कौन से सेल, पेराइटल सेल और चीफ सेल। पेराइटल सेल के चीफ को हमने क्या कहते हैं पेप्सी देनी थी, तो पेप्सिनोजिन सबसे ज़्यादा सेक्रेट होगा और पेराइटल सेल से हमारे पास HCl, तो एसिड पेप्सिनोजिन और साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर भी यहाँ से रिलीज होता है जो विटामिन की एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। तो ये 3 सेल जो है ना हमारे पास फंडस और बॉडी के ऊपर ज़्यादा होंगे, ठीक है। जबकि जो एंट्रम है ना यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, G सेल, गैस्ट्रिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमारे पास यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। तो एंट्रम के ऊपर हम जाते हैं ना G सेल, यहीं से तो वो एच पाइलोराई जो है ना इसको स्टिमुलेट करता था, तो गैस्ट्रिन बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से हमारे पास ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस हो जाता था ना। तो वो अभी यहीं पे वो बात कर रहा है। तो इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन जो है ना इम्यूनिटी एंगेज स्टोमिक सेल, इसलिए हम कहेंगे ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस के अपनी इम्यूनिटी इस गैस्ट्रिक सेल के एंगेज ही मान गई है। तो एच पाइलोराई, ठीक है, वो बॉडी और हमने कहा था कि फंडस के ऊपर भी जो है ना वो हमारे पास जो एक तो एंट्रम के ऊपर एक्ट करता है गैस्ट्रिन के साथ में, वो बॉडी और फंडस के ऊपर पेराइटल और चीफ सेल को सक्रीट करेगा, कहेगा तुम HCl ज़्यादा बनाओ, तुम पेप्सिनोजिन ज़्यादा बना लो, ठीक है। जब ये ज़्यादा बनेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बेसिकली यूँ कह लें कि उनको
एच पाइलोराई इनके फंक्शन को लॉस करवा देना है, क्योंकि उसने एसिड से बचना है खुद को। तो एच पाइलोराई बॉडी और फंडस के सेल के ऊपर एक्ट करेगा, उनके गिल्ड इम्यूनिटी बनवाएगा और वहाँ पे उनका फंक्शन जो है ना वो लॉस करवा देगा। तो फंक्शन लॉस ऑफ फंडस और बॉडी के सेल, फंडस और बॉडी के सेल का हमारे पास फंक्शन लॉस हो गया है। अब हमारे पास क्या होगा, जब इसका लॉस है तो हमारे पास जो HCl प्रोड्यूस हो रहा था, HCl की प्रोडक्शन कम होगी। साथ में हमारे पास जो पेप्सिनोजिन थी उसकी प्रोडक्शन कम होगी। साथ में मैंने कहा इंट्रिंसिक फैक्टर आ रहा था, इसकी इंट्रिंसिक फैक्टर भी हमारे पास कम हो गया। इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, पेशेंट भी ये इंट्रिंसिक फैक्टर किस लिए था हमारे पास, विटामिन B12 की डेफिशिएंट जो है ना अब्जॉर्प्शन के लिए हमने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो जब ये तीनों चीज़ें कम होगी हमारे पास, तो पेशेंट जो है ना विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, वो पेशेंट प्रेजेंट करेगा मेगैलो ब्लास्टिक एनीमिया के साथ। मतलब वो एनीमिया जिसके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, वो RBC भूल जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मेगैलोब्लास्टिक और साथ में वो परिनीशियस जो है ना वो हमारे पास एनीमिया के साथ भी प्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब एनीमिया के साथ तो वो प्रेजेंट करेगा, लेकिन साथ में आप देखेंगे तो क्योंकि एच पाइलोराई ने जी सेल ऑफ गैस्ट्रिक एंट्रम के ऊपर, जी सेल के ऊपर भी इफेक्ट किया था ना, तो उसके अंदर जो है ना वो गैस्ट्रिन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो पेशेंट साथ में प्रेजेंट करेगा हाइपर गैस्ट्रिनीमिया के साथ। तो ये तीन कंडीशन में गैलोब्लास्टिक, परनीशियस और हाइपर गैस्ट्रिनीमिया के साथ प्रेजेंट करे तो ये ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस से बचा के हमारे पास एच पाइलोराई है हमारे पास, जिसने हमारा सारे का सारा काम ख़राब किया है। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी में कह रहा है कि हमारे पास एसिड सेक्रेटिंग सेल जो है ना वो डिस्ट्रॉय होंगे, ये फिर रोगाई के अंदर जाके बैठ जाएगा और वहाँ पे इम्यून मीडिएटेड सेल जो है ना प्लाज्मा और लिम्फोसाइट ज़्यादा दिखेंगे। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की पेशेंट आएगा नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया के साथ। एच पाइलोराई की वजह से हमारे पास मैदा ना कन्फ्यूज़ हो जाता है। देखो, अब जब इसने HCl और ये कम प्रोड्यूस किया है, उसने बंदे ने प्रोटीन खाई है, तो मैदा कन्फ्यूज़ होगा, मैदा के कंपेरिजन से तो HCl है ही नहीं। एक्चुअल में वो सेल ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे। वो क्या करेगा, वो हद से ज़्यादा और गैस्ट्रिन रिलीज़ करेगा ताकि वो पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करें। तो वो करता जाएगा, मैदा कन्फ्यूज़ होकर जी सेल को कहेगा तुम अपना ज़्यादा गैस्ट्रिन रिलीज़ करो, तो जी सेल की स्टिमुलेशन की वजह गैस्ट्राइटिस जो है ना वो हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कुछ पेप्टिक अल्सर डिजीज़। इसके अंदर आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में करें, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, दरमियान में फिर रह जाएगी, मेमोरी फुल हो जाएगी। तो क्योंकि ये 5 GB तक मुझे पता है कि मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है ना, तो 5 GB मेरे लग गए हैं इसके अंदर, बहुत लंबी वीडियो अपलोड हुई है और टाइम भी काफ़ी लग गया था। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के ऊपर जो है ना वो हम डिस्कशन करते हैं, वीडियो मैं नहीं करी। अप्रैल 9 यू कैन आस्क मी, नेक्स्ट वीडियो में आ जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।